एक सोच हमारे को बदलनी चाहिए। आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, मैं पहले क्वेश्चन का आपको आंसर देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि कितने लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। आज हमारा इंडिया उस सोच से आगे बढ़ चुका है कि हम बजट जब देखते थे कि और सिर्फ उसमें ये देखते थे कि टैक्स में कितनी छूट हुई है। बजट का प्राय ही हो गया था कि टैक्स में कितनी छूट हुई है, टैक्स कितना ही है। आज भारत का जो बजट है वो इस सोच से ऊपर उठ चुका है। वो और आगे की बात करता है, वो एमएसएमई की बात करता है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करता है, वो और दूसरी चीज ग्रोथ की बात कर रहा है। ग्रोथ की मेन यहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की बात हुई है। 6% लोग, 3,70,00,000 लोग लगभग हमारे टैक्स पेयर हैं। सिर्फ 132 करोड़ की जनता में लगभग 6% लोग टैक्स पेयर हैं। 6% और 5.5 करोड़ घरों में, मतलब लगभग आप ये समझ जाइए कि 25 करोड़ लोगों को हर घर नल की योजना, नल से जल की योजना के तहत उनको फायदा मिल रहा है। 80 लाख घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो कि लगभग 2.5 करोड़ लोगों को ये इसका फायदा मिलेगा। यह 3 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। आप 3,70,00,000 लोगों को बोल रहे हैं कि करारोपण में टैक्स में छूट नहीं दी गई। आप ये भी तो देखिए कि टैक्स बढ़ाया भी नहीं गया। टैक्स जो हम परिस्थितियों से निकल के आ रहे हैं, आज हमारा भारत बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ अवस्था में है। आप दूसरे कंट्रीज में देखेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज में भी देखेंगे, उसके बावजूद भी हमारा भारत बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में है कि उसके बावजूद भी आज कितना प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर यह है कि परसेंटेज को, इंटरेस्ट के परसेंटेज को बढ़ाया जाएगा। उसके बावजूद भी इन्होंने ये हिम्मत दिखा के इस टाइप का जो बजट पेश किया है, ये बहुत अपने आप में सराहनीय है। जी, अगर बात करें तो ई व्हीकल पर यहाँ पर जोर देने की बात करी सरकार, और बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी यहाँ पर लेके आई है। सफर के दौरान चार्जिंग स्टेशन पर बैटरी बदल सकेंगे। लेकिन अगर बात करें ई व्हीकल की, यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन ई व्हीकल में भी बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि उसका अगर बात करें अभी मार्केट वैल्यू की, तो मार्केट वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। सस्ता तो कुछ है नहीं, लेकिन जिस तरह से अगर ई व्हीकल लोग खरीदते भी हैं, तो स्टेशन किस तरह से बनाई जाएगी, चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ होंगे, ये तो अभी कहीं पर उपलब्ध है नहीं। अगर लोग लेते हैं तो ई व्हीकल के लिए कोई जगह प्लेस कहीं तो होगा कि वो लोग जाके वहां पर अपना बैटरी चार्ज बिल्कुल स्टेशन बनेंगे। जैसे हम पहले ये सोचते थे कि गैस के स्टेशन कैसे बनेंगे, पेट्रोल के तो स्टेशन हो गए, गैस के कैसे स्टेशन बनेंगे, गैस के भी स्टेशन बने। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक के भी स्टेशन बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। और दूसरी बात, किसी भी चीज का शुद्ध रूप होता है उसका सूक्ष्म रूप, ये तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। जो कि मतलब अभी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसकी जो कल्पना है कि 25 वर्ष तक, आगामी 25 वर्ष तक हम जो फ्यूल है उसकी लगभग कीमत 0 कर देंगे। आपको फ्यूल जो है बहुत बहुत ही नॉमिनल उसमें मिलेगा। आगे चल के ये जो आप बैटरी देख रहे हैं उसमें और ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे कि वो सोलार सिस्टम से चलेगी। आप कहीं भी जीरो एक्सपेंस में यहां से पंजाब भी जा सकते हैं, यहां से कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए जो चीजें सस्ती हुई है, अगर बात की जाए तो सस्ते में अगर बात की जाए तो मोबाइल फोन, चार्जर, चमड़ा, कपड़ा, जूते, चप्पल, विदेश से आने वाली मशीनें, खेती का सामान, जेम्स एंड ज्वेलरी, हीयर ट्रांसफॉर्मर और रत्न और आभूषण का कस्टम ड्यूटी 5% से की गई है। ऑफिशियल गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी। पॉलिश हीरा सस्ता होगा। लेकिन अगर बात की जाए तो इसमें कहीं भी आपको जो जरूरत की चीजें होती हैं, जो घरेलू चीजें हैं, उनका कोई जिक्र ही नहीं है। रसोई गैस वैसी ही महंगी है। पेट्रोल डीजल में भी कोई कमी नहीं है, खाने के सामानों में भी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, और जो घर के जो तेल का जो दाम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो आम जनता के लिए जो चीजें जरूरी है उसका तो कहीं नाम ही दिखाई नहीं दे रहा है सस्ती चीजों में।
कपड़ा सब लोग पहनते हैं, जूता सब लोग पहनते हैं, ये कपड़े के अलावा मोबाइल चार्जर 75 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, उसको वो मोबाइल चार्जर इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अंत्योदय तक ये बजट का लाभ पहुंचाए, ये सोच रखी गई है। और ये सोच मैं आपको पहले बता दूं कि ये सोच कोई एक इंसान की, कोई एक दल की नहीं है, ये पूरा सर्वे किया गया है। इस सर्वे से सभी चीजें को बुलाया गया है। पहले इतना सर्वे नहीं होता था, अभी ये सर्वे किया गया है और सर्वे के हिसाब से जो वो निकला है, उसके हिसाब से ये काम हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को इसमें क्या योगदान मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा छत्तीसगढ़ को? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हमको, हमारे लिए तो कोई बजट में कुछ खास है नहीं। छत्तीसगढ़ में निराशाजनक बजट कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। कैसे निराशाजनक रहा, ये बता दीजिए आप पर्सनल। जी, उनका बयान है कि बताइए पूरी तरह से निराशाजनक। और कैसे निराशाजनक? उन्होंने, देखिए उनका धर्म है, वो विपक्ष में है, उनका धर्म है बोलना, लेकिन मैं पूछता हूं कि कैसे निराशाजनक रहा ये। हम ये सिर्फ पूछना चाहते हैं कि कैसे निराशाजनक रहा। उन्होंने बोला कि रोजगार के लिए कुछ नहीं किया गया। रोजगार के लिए क्यों नहीं किया गया? रोजगार के लिए क्यों नहीं किया गया? रोजगार के लिए जो बाहर से मशीनरी आ रही है, सस्ती आ रही है, उससे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वो क्या रोजगार को वो नहीं देगा? 60 लाख और 16 लाख नौकरियां देने का प्रावधान किया गया, क्या वो रोजगार नहीं होगा? स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया जा रहा है, क्या वो रोजगार के लिए नहीं होगा? जो बाहर की यूनिवर्सिटीज अभी यहाँ पर स्थापित की जा रही हैं, जिसमें पैसा कम लगेगा और जिसमें पहले जो 1000 पे एक बच्चा सिर्फ बाहर अब्रॉड पढ़ने जाता था, आज वो यहाँ पर बच्चे पढ़ सकेंगे। क्या ये रोजगार के लिए नहीं होगा, फायदेमंद नहीं होगा? क्यों रोजगार के लिए फायदेमंद नहीं होगा? और आप बोलते हैं कृषि के, मैं आपको बता ही चुका हूं। और बताइए क्या कैसे ये विफल है बजट, कैसे विफल है? मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें बुराई क्या है? आप अगर सोच बड़ी नहीं रखेंगे, आप अगर इनडायरेक्ट इनकम को आप नहीं देखेंगे, हाँ ये बात अलग है कि कोई बताने वाला हो, कोई समझाने वाला हो, वो अच्छे से समझे। ये जो उनका जो आया था, वक्तव्य आया था, वो बजट के दिन आया था उनका। पहले आप सोचिए, समझिए, उसको डिटेल में पढ़िए, उसमें क्या निकलता है वो तो आप देखिए। हाँ, हर बजट, मैं बताऊं आपको कि कोई, मान लीजिए कि कोई अच्छी फिल्म आई है, उसकी जो सेकंड पार्ट आ रहा है मान लीजिए, तो उससे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। हर बजट से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी रहती हैं। खट्टा मीठा सब जगह होता है, किसी चीज को कम किया जाएगा, किसी चीज को ज्यादा किया जाएगा, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से अगर किसी भी चीज को बढ़ाया जाता है, आखिरकार कोई भी इंसान हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो अगर देश के लिए सोचेगा ना। आज 5 राज्यों में, इस बार 5 राज्यों में चुनाव है। अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती कि हमारे को उनको ताक में रखते हुए हमारे को ये बजट बनाना है, तो ऐसा नहीं किया। ये होता है देश प्रेम, ये होता है देश के लिए जीना, ये होता है मजबूरी के लिए बजट नहीं बनाया गया, मजबूती के लिए बजट बनाया गया। लॉन्ग टर्म आप देखेंगे, आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म में ही सबका फायदा होता है और मजबूती आती है। अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर कहा गया शिक्षा नीति के बारे में, कक्षा 1 से 12वीं क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा, छात्रों के लिए बनाई जाएगी डिजिटल यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय का सिलेबस भी बदलेगा और बच्चों के लिए 200 चैनल खुलेंगे। लेकिन जिस तरह से देखा गया कि कोरोना काल आया, ऑनलाइन जो है यहाँ पर पढ़ाई चालू हुई, लेकिन जब सबसे ज्यादा जो है पेरेंट्स परेशान होते दिखाई दिए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कम, मोबाइल पर खेलते ज्यादा दिखाई दिए। ऐसे में जिस तरह से सरकार कह रही है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, उसका कोई? पहले से 8 गुना ज्यादा, जब से ये डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हुई है, पहले से 8 गुना ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, पहले से 8 गुना ज्यादा। और इस अभी का जो ये है, तो पहले से और ज्यादा
कम से कम 10 गुना और ज्यादा इस साल, अभी जो स्थिति है उससे 10 गुना और ज्यादा अभी ऑनलाइन पढ़ाई की करवाई जाएगी। एक बात बताइए आप कि पहले हम देखते थे कि गवर्नमेंट स्कूल में फीस लगती थी, ड्रेस अपने पास से देना पड़ता था, उससे भारत आगे बढ़ा, उससे आज गवर्नमेंट स्कूल में हमारे को फीस नहीं लगती है, लेकिन वहां की जो क्वालिटी है वो नहीं दे पा रहे थे हम। अब वो क्वालिटी देने के लिए ट्यूशन पढ़ाया जाता था बच्चों को, जिसमें कि एक आम इंसान को ट्यूशन का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता था। अब आम इंसान को जो ट्यूशन का खर्चा पड़ता है वो अब वो घर में बैठ के ये 200 चैनल के हिसाब से, वो भी क्षेत्रीय भाषा में वो सिखाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है। इसका जब असर आएगा ना तो आप देखिएगा ट्यूशन वालों के जो कमर्शियल किया हुआ है ये सब चीजों को, वो आप देखिएगा कि वो उनके धंधे बंद हो जाएंगे। जो शिक्षा को धंधा बना के रखे हुए हैं उनके धंधे बंद हो जाएंगे। ये डायरेक्ट लाभ एक आम इंसान के घर तक पहुंचा है। अगर बात करें तो इसमें राहुल गांधी जी का भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के लिए बजट टैक्स से कमाई की बड़ी उपलब्धि है। इस बजट में किसानों, युवाओं, वेतनभोगी और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ राहुल गांधी जी ने भी कहा कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। और ये अगर बात करें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास है लेकर आया है। ये बजट ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा निवेश, तेज ग्रोथ और नौकरियों के लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। तो यहाँ संभावनाओं से भरा हुआ है। और दूसरी तरफ से अगर बात करें, विपक्ष लगातार इस पे कटाक्ष करता भी दिखाई दिया। किस तरह से जी सियासत दोनों तरफ से देखने को मिली। और बजट को लेकर यहाँ पर कई जगह जो है कई सेक्टरों में निराशा भी देखने को मिली। और शेयर बाजार भी इसमें कंफ्यूज होता दिखाई दिया। कहीं जो है एक तरह से शेयर बाजार में अप डाउन जो है देखने को मिला। और जिस तरह से जो उम्मीदें थी, एक तरह से कहा जाए कि सराफा बाजार कारोबारी हो या आम जो है दुकानदार, उनकी जो उम्मीद यहाँ पर उतनी खरी उतरती दिखाई नहीं दी। सरकार सराफा बाजारियों को क्यों नहीं उम्मीदें खरी दिखाई दी? आपको मैं बता दूं कि 80% जो मशीनें हैं इंपोर्ट होती हैं सराफा मशीनों की। सराफा व्यापारियों की 80% मशीनें इंपोर्ट करवाई जाती हैं। उसमें इंपोर्ट जो मशीनें करवाई जाएंगी उसमें छूट दी गई है। आज सराफा व्यापारी ज्यादा से ज्यादा मशीनें वहां से मंगा के अपना व्यवसाय ऊपर कर सकता है। रही बात विपक्ष की, देखिए विपक्ष को भी एक बैलेंस्ड होके चलना पड़ता है। बैलेंस्ड होके चले, बैलेंस्ड अगर वो जनता की बात करेगा ना तो जनता, आप देखिएगा ये जनता की अगर बात करेगा तो ही अच्छा लगता है विपक्ष। अगर आप अपनी मुर्गी की एक टांग करते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये संभावनाएं क्यों नहीं है? 400 वंदे ट्रेनें लॉन्च की जाएगी। क्या वो कितनी ट्रेनें मिलेंगी? वंदे भारत ट्रेन की बात की जा रही है। वो तो डिटेल में होगा, पता चलेगा। डिटेल जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन पूरे भारत के लिए छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ भी वहीं से और मेन रूट से लिंक भी करता है। जैसे कलकत्ता दिल्ली हो गया, कलकत्ता मुंबई हो गया, ईस्ट और वेस्ट से एकदम मेन लिंक करता है। और इसमें निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जो कि ये जो रोजगार के लिए आज भी हमारा जो भारत है उसको रोजगार का एक जो सोच है वो बदल रही है। आज लोग खुद स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं। आज सिर्फ सरकारी नौकरी पे डिपेंड नहीं है या दूसरी नौकरी पे डिपेंड नहीं है, लोग अपना धंधा खोलना चाहते हैं। उसके लिए 1 लाख करोड़ जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का 1 साल का बजट है, 1 लाख करोड़ हर राज्यों को दिया जा रहा है। हर उनके बैंकों को दिया जा रहा है कि आप छोटे छोटे स्टार्टअप को और ज्यादा प्रमोट करें, उनको लोन दे। इससे आप खुद बताइए कि घर घर में हमें
काम धंधे देखने को मिलेंगे, हर घर में काम धंधे को देखने को मिलेंगे। हमारी महिलाओं के लिए वो काम धंधे के लिए ये कितना बूस्ट रहेगा। अगर बात करें तो 60 लाख नौकरी का यहाँ पर वादा किया है सरकार ने, और निर्माण क्षेत्र की बात करें तो 6 साल में आधे हुए जॉब्स, तो निर्माण क्षेत्र की ही बात करें तो आधे हो चुके हैं जॉब। 10 महीने में 32 नौकरियां मिली, लेकिन आत्मनिर्भर भारत से। लेकिन उसकी बात करें तो बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती दिखाई दी। अगर बेरोजगारी की दर देखने को मिली तो सबसे ज्यादा उन क्षेत्रों में जो बड़ी बड़ी मुंबई है, या जिस तरह से महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, वहां सबसे ज्यादा बेरोजगार की दर देखने को मिली। ऐसे में किस तरह से कह सकते हैं कि जो 60 लाख नौकरी देने का यहाँ पर सरकार वादा कर रही है, क्या उन बेरोजगार लोगों को यहाँ नौकरी मिल पाएगी? देखिए, उन बेरोजगारों को नौकरी मिल पाएगी कि नहीं क्योंकि मिल आधे से पाएगी। ज्यादा हमारी जो युवा, भारत युवाओं का देश कहा जाता है, और युवाओं के देश में जो है ज्यादातर ग्रेजुएट बहुत मिलते हैं। ऐसे में उन ग्रेजुएट लोगों को क्या नौकरी मिल पाएगी जो ग्रेजुएट हो चुके हैं? कई लोग ऐसे भी हैं जो 32 से 34 की एज में है, उनको भी अभी तक जॉब नहीं मिली, लगातार ढूंढ रहे हैं। और कोरोना के बाद से जो है नौकरियों का जो सिलसिला है वो तो कम होता ही दिखाई दिया। और पूरे अभी विश्व के अभी भी बोले तो स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं है। ऐसे में सरकार कैसे जो है जो नौकरी देने का वादा किया वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, पूरे विश्व के जो 50 देश हैं उनसे ज्यादा हमारे सिर्फ इकलौते भारत में युवा हैं। आज की डेट में जो युवा इतनी ज्यादा तादाद में हमारे युवा है, और ये युवाओं की सोच अलग होती दिख रही है। आज वो खुद का अपना स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं। आप कितना भी सिर पटक लीजिए, गवर्नमेंट जॉब जो है तो होती है वो सिर्फ 1% लोगों को ही मिलती है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, हमें प्राइवेट सेक्टर्स में हम जो जाते हैं उसमें 4 से 5% लोगों को जॉब मिलती है वहां प्राइवेट सेक्टर्स में। बाकियों को अपना खुद का भी चालू करना पड़ेगा, जैसे एमएसएमई के जरिए बूस्टअप दिया जा रहा है। इसमें ग्रोथ भी होगी, और दूसरी बात यह है कि इसमें पैसा भी और दूसरों को भी उसमें रोजगार मिलेगा। खुद तो ग्रोथ करेंगे ही और दूसरों को भी रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात। ये हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि रोजगार होता क्या है। रोजगार सिर्फ नौकरी नहीं होती, है रोजगार होता है कि अपनी सेवाओं के बदले आपको मेहनताना मिल रहा है। भले वो आप कहीं भी जाके कुछ भी करके अपना एक खुद जो आपकी स्किल है उसको आप बढ़ा के, और उसमें स्किल के जरिए आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए जोर दिया जा रहा है कि स्किल पैदा हो, हमारी स्किल से पैसा आए। मेन बात ये होती है कि स्किल से पैसा आना चाहिए, तभी जाके रोजगार अपने आप स्वतः ही पैदा होता है। और ये मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये वाली जो चीजें हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए है। और अभी आज बोलेंगे आज की डेट में बोले आज हमारे को नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। स्किल अपनी डेवलप करें, उसके बाद हम खुद के अपने धंधे पैदा करें, हम और दूसरों को भी नौकरी दें, तब जाके हम एक डेवलप्ड कंट्रीज हो पाएंगे। अगर बजट की बात करें तो रक्षा में रिसर्च के लिए 25% बजट यहाँ दिया गया है। महिलाओं के लिए 3 नई योजनाएं लाई गई है, और महिला व बच्चों के लिए पोषण 2.0 लॉन्च किया गया है। पोस्ट ऑफिस और बैंक ऑफिस में जोड़े जाएंगे। डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगी। नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन नियम बदलेंगे। ई वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। ई पासपोर्ट बनाए जाएंगे, और 5G की सेवा शुरू होगी। 8 नए रोपवे का निर्माण, और डाकघरों में एटीएम की सुविधा दी जाएगी। फलों के उत्पादन बढ़ाने की योजना। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर। राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज कर्ज और सिंचाई पेयजल योजना बढ़ाने का पर जोर। और SEZ का नया कानून भी यहाँ पर लाया जाएगा। तो तमाम हमने बजट को लेकर चर्चा कर ली है। ऐसे ही बने रहिएगा सान्य न्यूज के साथ। मैं खुशबू ठाकरे, बैक टू स्टूडियो।